सर्दियों का मौसम था। रोड पर बहुत कम ही लोग चल रहे थे। निशांत अपने घर की तरफ जा रहा था। वो अभी अभी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देख कर आ रहा था। शो 11:30 बजे रात को ख़त्म हुआ। फिल्म सस्पेंस के साथ साथ बहुत डरावनी भी थी, जिसकी वजह से निशांत उसी फिल्म के बारे में सोचता रोड पर चल रहा था। निशांत रास्ते में छोटी छोटी आवाज़ों से डर रहा था। डरे भी क्यों ना, सस्पेंस वाली फिल्म थी और इतनी डरावनी जो थी। लेकिन उसका घर अभी भी काफ़ी दूर था और सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए ये थी कि रास्ते में शमशान घाट भी आता था। निशांत बार बार फिल्म के बारे में ही सोच रहा था और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि आगे शमशान घाट भी है, उसे कैसे पार करूँगा। यही सोचते सोचते शमशान नज़दीक आ गया था। हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से उसे कुछ साफ भी दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो बस रास्ते पर चला जा रहा था। तभी शमशान का गेट अचानक से सामने आ गया। गेट देखते ही उसके शरीर में जैसे सिरन दौड़ने लगी और उसने मन बना लिया कि अब वो गेट की तरफ नहीं देखेगा जब तक वो गेट को पार ना कर ले। अभी वो गेट पार कर ही रहा था कि उसको गेट के पास किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ को सुनकर वहाँ पर रुक गया। उसने गेट की तरफ देखा, पर कोहरा होने की वजह से उसे वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया, पर आवाज़ लगातार आ रही थी। निशांत को उस तरफ जाना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ पर? अगर कोई है तो जवाब दो। पर कुछ जवाब नहीं आया, बस वहाँ पर रोने की आवाज़ आती रही। निशांत को लगा क्या पता कोई बच्ची खो गई होगी, इसलिए वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए कब्रिस्तान की तरफ चला गया। अचानक उसकी नज़र एक विशालकाय पीपल के पेड़ पर पड़ी, जो कि रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसने देखा एक बच्ची फ्रॉक पहने हुए जो ठीक उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। उसी पेड़ के पास सिर को झुकाए अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढकते हुए रो रही है। निशांत उसके पास चला गया और उसको चुप कराने की कोशिश करने लगा और उससे बोलने लगा कि बेटा, तुम यहाँ अकेले, वो भी इतनी रात को, यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर भी लगातार रोती रही। ये देखकर निशांत को बहुत बुरा लगा और उस बच्ची पर तरस भी आ गया। वो आगे बढ़कर उस लड़की के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, लेकिन वो जैसे कुछ बोलने वाला था, वो एकदम से सहम जाता है, क्योंकि उसका जिस्म बहुत ही ठंडा पड़ा हुआ है। ये जानकर वो पूरी तरह सिर से पांव तक हिल जाता है। वो अपने जिस्म से जैकेट उतारकर उस बच्ची के पीठ पर जैसे ही रखता है, वो लड़की अचानक से रोना बंद कर देती है और बिना सिर उठाए बोलती है, तुम चले जाओ यहाँ से, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता। पंकज ये सुनकर बोलता है, अरे बेटे, कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? ये सुनते ही वो बोल पड़ती है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है और कहीं चले गए हैं। पंकज ने उससे पूछा, क्यों? आखिर क्यों चले गए तुम्हें छोड़कर, और कहाँ चले गए? वो अनजान लड़की बोली, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ इसलिए। निशांत ये सुनकर बोलता है, अरे बेटे, कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? ये सुनते ही वो बोल पड़ती है, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है और कहीं चले गए हैं। निशांत ने उससे पूछा, क्यों? आखिर क्यों चले गए छोड़ के, और कहाँ चले गए? वो अनजान लड़की बोली, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ इसलिए। उसके इस जवाब ने
निशांत को हक्का बक्का कर दिया था। निशांत को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहे भी तो क्या। वो बच्ची बोली, उन दोनों का कब्र के बीच में ही मेरा कब्र भी है, चलो दिखाती हूँ। तभी वो लड़की उसकी तरफ मुड़ी और अपने चेहरे से अपने दोनों हाथों को हटाते हुए निशांत की तरफ बढ़ी। निशांत उसका चेहरा देखकर डर तो गया था, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसे कोई हानि ना पहुँचा दे। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। निशांत की तरफ देखते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ये देखते ही निशांत वहाँ से भागना चाहा, लेकिन वो अपनी जगह से तनिक भी हिल नहीं पाया। वो अपनी जगह पर खड़े रहे और उसके हाथ धीरे धीरे अपने आप लंबे होते जा रहे थे। अगले ही पल निशांत की गर्दन उस बच्ची ने पकड़ ली थी और धीरे धीरे अपने शिकंजे में उसे फंसा लिया था। निशांत की आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा था और धीरे धीरे वो बेहोश होता जा रहा था। जब निशांत की आंख खुली तो उसे पता चला कि वो सपना देख रहा था, पर उस डरावने सपने में उस लड़की का भयानक चेहरा अभी भी उसके दिमाग में आ रहा था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि असली दृश्य तो अभी शुरू होगा। निशांत जब नींद से उठा, उसका एक दोस्त अमन, उसने उसे फ़ोन करा और निशांत ने जैसे ही फ़ोन उठाया तभी अमन ने कहा, अरे निशांत, आज फिल्म देखने चले आ गया। निशांत ने कहा, कौन सी फिल्म? अमन ने कहा, अरे एक बहुत ज़बरदस्त भूतिया फिल्म एनाबेला अभी हॉल में लगी है। एक और बात, और आज रात का ही शो है वो। निशांत ने डरते हुए कहा, लेकिन रात को वो भी हॉरर फिल्म देखना सही होगा क्या? तभी अमन ने कहा, ले श्याम से बात कर। श्याम ने कहा, अबे तू एक नंबर का फट्टू है क्या यार? अब तू बच्चा तो नहीं रहा ना, और मूवी देखने हम चारों लोग ही तो चल रहे हैं। निशांत ने कहा, चार? कौन कौन? श्याम ने कहा, मैं, तू और अमन और योगेश। चल अब 1 घंटे में तैयार हो जा, हम 11:30 बजे तेरे घर आ रहे हैं, क्योंकि शो का टाइम 12 बजे का है। निशांत ने कहा, ठीक है, आ जाओ, मैं तैयार ही मिलूँगा। निशांत के डरने की वजह कुछ और ही थी। ये वही फिल्म थी जो निशांत ने सपने में देखी थी। निशांत फ़ोन रखने के बाद सोचने लगा कि ये तो बिल्कुल सपने की तरह है, पर उसने इसको इत्तेफाक समझकर फिल्म के लिए हाँ कर दिया था। थोड़ी देर में ही चारों फिल्म देखने चले गए। फिल्म देखने के बाद वो बाहर आए और फिल्म की बातें कर रहे थे और घर की तरफ जाने लगे थे। निशांत थोड़ा सा परेशान सा दिखने लगा था। उसकी वजह ये थी कि रोड बिल्कुल वही था जो उसने सपने में देखा था। चलते चलते निशांत को सपने वाली बात याद आ गई। उसने अपना पूरा सपना अपने दोस्त को बताना ठीक समझा और उसने हिम्मत करके अपनी बात बोलनी चालू करी। अरे सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सभी वहाँ पर रुककर उसकी बात को सुनने लगे। निशांत ने बोला, तुम्हें मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर शायद तुम बिल्कुल भी विश्वास ना करो, लेकिन ये जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो एकदम सच है और 100% सच है। निशांत घबराता हुआ बोल रहा था। तभी अमन ने कहा, अरे यार बोलेगा भी, कौन सी बात है, बता तो पहले, क्यों पहेलियों में उलझा रहा है? निशांत ने कहा, पहले ये बताओ, क्या ये सच है कि किसी इंसान को किसी होने वाली घटना का पूर्वानुमान हो जाता है, या कोई घटना घटित होने से पहले पूर्व उसको पता लग जाता है कि ये होने वाला है? श्याम ने कहा, हाँ यार, मेरे को तो लगता है ये बात सच है, क्योंकि अगर मैं 15 मिनट में घर नहीं पहुंचा तो मेरी जम के धुलाई होगी। इस घटना का मुझे पूर्वानुमान लग चुका है। श्याम के इतना कहते ही
निशांत को छोड़कर सभी ठहाके मार के हंसने लगे। काफ़ी देर तक हंसने के बाद जब उन तीनों ने देखा कि निशांत मुंह लटका के खड़ा हुआ है और वो एकदम शांत है, तो फिर श्याम ने बोला, अच्छा बता, वैसे तूने क्या देख लिया जिसका तेरे को पूर्व अनुमान लग गया? निशांत ने बताया कि ये जो मूवी है, इस मूवी का अधिकतर भाग जो आज मैंने सपने में देख लिया था। उसकी बात सुनकर योगेश बोला, इस बात में इत्तेफाक कहाँ? अगर ऐसा था ही तो फ़ोन पर बता देता, हम लोग भी आज सपने में भी ये मूवी देख लेते। कम से कम पैसे तो बच जाते हमारे। योगेश की बात सुनते ही अब और ज़ोर ज़ोर से अमन और श्याम इस बात पर हंसने लगे। तभी रास्ते में वो शमशान घाट भी आ गया। अमन ने कहा, अच्छा सुन, ये वही शमशान है ना जो तेरी सपने में था? ये कहकर वो फिर हंसने लगे। तभी अमन ने निशांत को कहा, चल हम शमशान में चलते हैं और अपनी कुछ फ़ोटो लेते हैं और वो फ़ोटो अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। ये सुनते ही श्याम भी उत्सुक हो गया और बोला, हाँ बिल्कुल यार, सही कह रहा है। काफ़ी दिनों से कोई ग्रुप फ़ोटो भी नहीं हुई है। अपने ग्रुप के प्रोफाइल के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं है और यादगार भी रहेगी। निशांत इसलिए मना कर रहा था क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं वो सपने वाली बात से डर रहा था, पर उसके दोस्त उसको ज़बरदस्ती अंदर ले गए। चारों ने एक साथ अपनी शमशान में फ़ोटो ली और सभी अपने घर चले गए। अगले दिन योगेश ने अपने सारे दोस्तों को फ़ोटोज़ देखने के लिए घर पर बुलाया। सभी लोग फ़ोटो देख ही रहे थे। तभी उनमें से किसी एक ने बोला, अरे निशांत, तुम्हारी फ़ोटो में बच्ची कौन है? ये सुनते ही निशांत ने झट से वो फ़ोटो ले ली और देखने लगा। उसने जो देखा उसको देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके और उसके दोस्तों के बीच में एक लड़की खड़ी है। फ़ोटो में वही लड़की थी जो पंकज को उसके सपने में दिखी थी, जो निशांत को उसके सपने में दिखी थी। निशांत का सपना सच हो चुका था। किसी को उस फ़ोटो को देखने के बाद वहाँ पर कुछ भी जो था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सभी हैरानी भरी निगाहों से निशांत की तरफ देख रहे थे। अमन ने कहा, नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। योगेश ने कहा, भाई तेरे मानने ना मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। जो सच है वो अब सबके सामने है, उसे झुठलाना इतना आसान नहीं है। श्याम ने कहा, नहीं, मैं भी इससे इत्तेफाक से सहमति नहीं रखता। अमन अमन सही कह रहा है। ये भी तो हो सकता है कि ये तुम दोनों निशांत और योगेश की चाल हो। अमन ने कहा, सही कहा, आजकल इतने एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर हैं कि कुछ भी पॉसिबल है। मैं भी इस फ़ोटो से सहमत नहीं हूँ। निशांत ने कहा, अच्छा ये बताओ, हमारे ऐसा करने से हमें क्या भला प्राप्त होगा, ये बताओ। श्याम ने कहा, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन किस निशांत ने कहा, अच्छा ये बताओ, हमारे ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? तभी श्याम ने कहा, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन केवल इस फ़ोटो से तुम्हारी सपने वाली बात, जो तुम्हारा पूर्वाभास वाली घटना, उन सबको मैं सही थोड़ी ना मान सकता। निशांत ने कहा, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम दोनों आज 12 बजे के बाद उस शमशान में जाकर खुद ही अपनी फ़ोटो ले आओ, फिर हमें सुबह दिखाओ। जो भी सच होगा वो आईने की तरह सबके सामने आ जाएगा। अमन ने कहा, बिल्कुल सही कहा इसने, बोलो क्या कहते हो दोनों? उन दोनों की बात सुनकर दोनों एक पल के लिए सहम जाते हैं, क्योंकि वहाँ अगर कुछ हो ना हो बात की बात है, लेकिन ऐसी सर्द में, वो भी रात के 12 बजे, उनके बाद ऐसी वीरान जगह पर जाना किसी की भी रोंगटे खड़े कर देने जैसा है। निशांत ने कहा, क्या हुआ मेरे बहादुर दोस्त? श्याम ने कहा, ठीक है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? मैं और अमन आज रात को ही वहाँ जा रहे हैं और फ़ोटो लेके आएंगे। अब कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
ये कहकर सभी अपने घरों की तरफ चल दिए। रात को जैसे कि तय हुआ था, अमन और श्याम शमशान की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों अब शमशान के गेट के पास खड़े हैं। घड़ी 12:30 की तरफ इशारा कर रही थी। दोनों बेधड़क अंदर पहुंच जाते हैं। गेट से जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं, सामने की तरफ वही विशालकाय पीपल वहां पर उसका इंतजार कर रहा होता है। उसी वृक्ष के नीचे कुछ 8-10 छोटे छोटे मटके रखे हुए थे। कुछ मटके काफी समय से वहां पर पड़े होने की वजह से टूटे हुए थे। अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनते ही दोनों एकदम से सहम जाते हैं। चारों तरफ नजरें दौड़ाने के बाद वहां पर उन्हें कोई नजर नहीं आता। अरे ये होना हो, ये हमें डराने की चाल है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये उन दोनों की करतूत है। श्याम ने कहा, हाँ तू सही कह रहा है। चल सालों को आज वो ऐसा मजा चखाते हैं कि जिंदगी पर भूत का नाम नहीं लेंगे। दोनों गुस्से से उस आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे कि तभी अमन का पाँव किसी चीज़ से टकरा जाता है। श्याम कहता है, अरे संभल कर, तूने एक मटका तोड़ दिया। पता है इसे लोग जादू टोने के लिए यूज़ करते हैं और वीरान में छोड़ देते हैं, और जिस इंसान ने इसे तोड़ने या छूने का प्रयत्न किया, ये इंसान का बुरा काल शुरू कर देता है। अमन ने कहा, अगर तूने ज़्यादा बड़बड़ की ना तो ये मटका जैसे तोड़ा है वैसे ही तेरा सर फोड़ दूंगा। ये सुनते ही दोनों हंस पड़े। उनके उस हंसी से वो वीराना उनके ठहाकों से गूंज उठा। थोड़ी देर बाद शांत होने के बाद दोनों जब पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ पर पहुँचते हैं, अचानक उनकी नज़र सामने पड़ती है तो उनके दिल की धड़कन रुक जाती है। सामने उसी बड़े से पेड़ के नीचे एक 7 से 8 साल की बच्ची सफ़ेद फ्रॉक में बैठी हुई रो रही थी। ठीक वैसे ही उस दिन की तरह अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढककर रो रही थी। अमन ने कहा, अरे बेटे, तुम अकेले सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? श्याम ने कहा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम इस जगह कैसे आई? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन आगे बढ़ते हुए उस बच्ची के पास जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे भी निशांत की तरह उस दिन जैसा ठंडक का एहसास होता है और झटके के साथ पीछे हट जाता है। श्याम कहता है, अरे क्या हुआ, ऐसा क्यों किया तूने? अमन ने कहा, अरे इसका बदन तो बर्फ़ की सिल्ली की तरह एकदम ठंडा है। श्याम ने कहा, अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? इतनी ठंड में तो बिना स्वेटर के किसी की भी कुल्फ़ी जम जाए, और ये तो वैसे भी छोटी सी बच्ची है। अमन ने कहा, हाँ तू शायद ठीक कह रहा है। चल इसे तू अपनी जैकेट निकाल कर दे, क्योंकि तूने अंदर स्वेटर पहना है। फिर इसको इसके माँ बाप के पास छोड़ के आ जाएंगे। ये सुनते ही श्याम ने अपने बदन से जैसे ही जैकेट निकालने लगा तो वो रोती हुई बच्ची एकदम से शांत होली और बोली, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगती। श्याम ने कहा, तुम इंसान नहीं हो जो ठंड नहीं लगेगी। ये सुनते ही बच्ची बोली, अगर मैं हाँ कहूँ तो? अमन ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? चलो हम छोड़ देते हैं। वो बच्ची इस बात को सुनते ही अपने चेहरे से हाथ को उठाते हुए बोली, मैं मर चुकी हूँ, इसलिए वो मुझे इस जगह छोड़कर चले गए हैं। उसका चेहरा देखते ही उन दोनों की हवा निकल गई। उस बच्ची का चेहरा बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। उसकी पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों ने निश्चय किया कि इस वीराने में काफ़ी समय से अकेले रहने की वजह से इसका ये हाल हो गया है। दोनों हिम्मत करके एक साथ बोले, बेटे तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? वो बच्ची वहीं बैठे बैठे शमशान के दूसरे कोने की तरफ इशारा करती है। वो दोनों उस बच्ची का हाथ पकड़कर उस तरफ चल पड़े। अमन ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्ची बोली, यहाँ कोई भी रिश्ता मरने के बाद काम नहीं आता, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे बार बार बेटी ना बुलाओ। उस बच्ची की बातें सुनकर
दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। श्याम बोला, फिर भी तुम्हें बुलाना होगा तो किस नाम से बुलाएंगे? वो बच्ची बोली, मुझे नहीं लगता कि आज की रात के बाद तुम्हें मुझे बुलाने की ज़रूरत भी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे मेरे माता पिता जो यहाँ इस जगह लेटे हुए हैं, लेटने से पहले बुलबुल कहकर बुलाते थे। ये कहते हुए उस बच्ची ने सामने दो पुराने कब्र की तरफ इशारा किया। उस कब्र को देखते ही दोनों की हालत अब फिर से ख़राब हो चुकी थी। अब डर धीरे धीरे उन दोनों पर हावी होने लगा था। श्याम ने बोला, ओह, मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन तुम इस वीराने में कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हो? वो बच्ची ये सुनते ही बोली, वो सब छोड़ो, तुम जो अपना काम करने आए हो उसे जल्दी पूरा करो, इससे पहले कि मेरे पापा की यहाँ लेटे लेटे नींद खराब हो। फटाफट फ़ोटो लो और निकलो यहाँ से। ये सुनते ही दोनों कांपने लगे और माथे पर बह के मारे पसीने की बूंद अंकुरित हो चुकी थी। उन दोनों को पता चल चुका था कि मजाक मजाक में दोनों ने प्रतिष्ठा पर अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे। वो बच्ची टकटकी लगाकर उन दोनों को देखे जा रही है, जैसे सच में उन दोनों को वहाँ होने का खामियाजा भुगतने वाले हों। श्याम ने हिम्मत करके जेब से मोबाइल निकाला और उस बच्ची के साथ, जो अपना नाम बुलबुल बता रही थी, उसके साथ तीनों ने सेल्फी ली। जैसे ही उनने कैमरे को ओपन किया, उसके हाथ थर थर काँपने लगे। अमन की नज़रें जब मोबाइल के स्क्रीन पर पड़ी तो ये देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि मोबाइल के स्क्रीन पर अमन और श्याम ही खड़े हुए थे। वो बच्ची तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। जैसे ही श्याम ने हिम्मत करके फ़ोटो क्लिक की और दोनों ने खोपड़ी घुमाकर वहाँ पर देखा, तो वो बच्ची उन दोनों के बीच ही खड़ी थी और दोनों को देखकर स्माइल कर रही थी। उसकी इस हरकत से दोनों के दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब दोनों की आंखें खुलती हैं तो दोनों खुद को अस्पताल में पाते हैं। दोनों एक दूसरे को आसपास लेटे हुए देख रहे थे और राहत की सांस ले रहे थे। उन दोनों को कुछ दिनों तक ज़बरदस्त बुखार भी रहता है। जब वो दोनों कुछ दिनों बाद सामान्य स्थिति में आते हैं तो योगेश और निशांत दोनों से मिलने के लिए जाते हैं। जवाब में श्याम कुछ नहीं कहता। वो अपना मोबाइल आगे बढ़ाते हुए निशांत के हाथ में थमा देता है। निशांत की नज़र जैसे ही उस रात शमशान वाली फ़ोटो पर पड़ती है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। ये देखते ही योगेश उसके हाथ से मोबाइल लपक लेता है और देखता है कि उस फ़ोटो में वही लड़की उन दोनों के बीच में खड़ी है और अजीब सी स्माइल कर रही है। उन तीनों के पीछे दो बड़ी और पुरानी कब्र और ठीक उन्हें क्या मम्मी, 3 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ, कब लेके जाएंगे पापा पिकनिक टूर पर? हर बार बस यही बोल देते हैं कि आज चल रहे हैं, आज चल रहे हैं। राहुल, एक 12 साल का लड़का, अपनी मम्मी श्रद्धा से स्कूल की छुट्टियों के बाद घूमने के लिए पिकनिक जाने के बारे में बात कर रहा था कि तभी गेट की रिंग बजी। श्रद्धा गेट खोलने के लिए गई तो सामने राहुल के पापा नीरज थे। आज ऑफिस से आते आते उन्हें लगभग 10:30 बज गए थे। हालांकि वो 8 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन आज ऑफिस में उनके बॉस ने उन्हें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए वहाँ पर रोक लिया था। घर आते ही वो बस बहुत थके हुए लग रहे थे। श्रद्धा ने नीरज को कांच के गिलास में पानी ला के दिया और उनके पास जाकर बैठ गई। राहुल भी वहीं बैठा हुआ कार्टून देख रहा था। तभी नीरज ने गुस्से में राहुल पे चिल्लाते हुए कहा, आवाज़ कम करो, तुम्हें दिखता नहीं है मैं थका हुआ बैठा हूँ, जाओ जाके रूम में पढ़ाई करो। ये सुनने के बाद राहुल रोता हुआ
अपने रूम में चला गया। तभी श्रद्धा नीरज पर हल्के से गुस्से में बोली, क्या करते हैं आप? ऑफिस का गुस्सा बच्चे पर आके क्यों निकालते हो? ये अच्छी बात नहीं है नीरज। नीरज इस वक्त कुछ सुनने के मूड में नहीं था और श्रद्धा से बिना बात करे वो सीधा सोने चला गया। और सुबह होते ही ना जाने उसे क्या हुआ, उसने अपने ऑफिस से 3 दिन की लीव ले ली और राहुल के कमरे में उसके बगल में जाकर बैठ गया और राहुल के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तो बताओ राजा जी, कहाँ जाना चाहोगे पिकनिक पर? ये सुनते ही राहुल खुशी के मारे झूम पड़ा और अपने पापा को गले से लगा लिया। श्रद्धा भी वहाँ खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी। उसके बाद तीनों ने राजस्थान जाने का प्लान बनाया, लेकिन श्रद्धा को किसी ऐसी जगह घूमना था जो थोड़ा और वो सीधा रूम खोलकर बाहर निकल गई। प्रीति ने संतोष को ना जगाते हुए उठी और नेहा के पीछे पीछे जाने लगी। नेहा भागते हुए फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ी पर पहुंची और सीढ़ी से भागते हुए सेकंड फ्लोर पर, फिर थर्ड फ्लोर में चली गई। और फिर नेहा लगातार भाग रही थी और तीसरे फ्लोर पर पहुंचते ही उसने वहां पर एक कमरे पर दरवाज़ा खोला और उस कमरे में नेहा ने अपने आप को बंद कर लिया और प्रीति नेहा के पीछे की पीछे भागती रही और उसने देखा नेहा ने अपने आप को उस कमरे में बंद करने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। और प्रीति उस कमरे के पास में पहुंचते हुई बाहर से नहीं नेहा को आवाज़ लगाने लगी, नेहा, नेहा दरवाज़ा खोलो, नेहा दरवाज़ा खोलो। प्रीति लगातार नेहा को आवाज़ लगा रही थी और दरवाजे को पीट रही थी, लेकिन नेहा को शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अंदर से नेहा का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। प्रीति रोते हुए दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि प्रीति कितना आवाज़ लगाने और दरवाज़ा पीटने के बावजूद नेहा को सुनाई क्यों नहीं दे रहा था। प्रीति पागलों की तरह अपने हाथ पैर ज़मीन पर पटक रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तभी अगले ही पल एकदम से उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही हल्का हल्का सा खुलने लगा और प्रीति अपनी नज़रें गड़ाए दरवाजे को देख रही थी। और कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खुला, वैसे ही प्रीति कमरे में जाने को हुई, तभी ऐसा लगा किसी ने प्रीति के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रीति के पैरों से ही उसे कमरे में खींच लिया और कोई उसे घसीटते हुए खींच रहा था कि तभी उसने प्रीति को एक झटके से उस कमरे के अंदर पटक दिया और दरवाज़ा अपने आप कमरे का बंद हो गया। कमरे में तो काफ़ी अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी प्रीति को साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि उसके बगल में ही वो कटेसर वाली औरत खड़ी थी और उसके पास में ही यहीं कटेसर वाले उसके 2 बच्चे खड़े थे, जो प्रीति को कई बार दिखे थे। प्रीति घबराई हुई थी, लेकिन उसने वहाँ से उठकर भागने की काफ़ी कोशिश करी। तभी एकदम से प्रीति को पीछे से किसी ने हवा में उठा लिया और पंखे के पास ले जाकर एक झटके में ही ज़मीन पर छोड़ दिया। प्रीति बड़ी ज़ोर से फर्श पर गिरी और बड़ी ज़ोर से उसकी चीख निकली। प्रीति दर्द से कराह रही थी, लेकिन तभी प्रीति की नज़र ऊपर छत पर पड़ी तो उसकी चीख इतनी तेज़ निकली कि मानो प्रीति की जान ही निकल गई हो, क्योंकि उसने देखा छत पर पंखे के बराबर में नेहा चिपकी हुई थी और नेहा का सर कटा हुआ था और नेहा का सर पंखे पर रखा हुआ था, जो कि घूम रहा था। और तभी नेहा के उसी कटे सर से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये सब देखकर प्रीति अब अपने काबू में नहीं थी और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और तड़प रही थी, क्योंकि उसके सामने ही उसकी बेटी की ऐसी हालत अब उससे देखी नहीं जा रही थी।
प्रीति जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती रही, तुम लोगों ने मार दिया मेरी नेहा को। आखिर क्यों मारा मेरी नेहा को? तुम लोगों ने क्या करा था मेरी नेहा ने? क्यों मार दिया तुमने उन्हें? प्रीति जोर जोर से रोते हुए बोल रही थी, लेकिन पंखे पर जो नेहा का कटा हुआ सर घूम रहा था, उस सर से आवाज़ आने लगी। पहले तो हंसने की, पर अब नेहा का कटा हुआ सर बोल रहा था, मम्मी बताया तो था, रश्मि और प्रिया मेरी फ्रेंड है और अब मैं इनके पास आ गई हूँ। अब हम सब एक साथ रहेंगे। मुझे मारा नहीं है रश्मि और प्रिया ने, मुझे अपने साथ मिला लिया है। अब हम उन सबको मार देंगे जो यहाँ पर आएगा। ये सब देखकर अब प्रीति के मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि उसी की बेटी उसके सामने दो टुकड़ों में थी। उसका धड़ अलग था और सर अलग पंखे पर रखा हुआ बोल रहा था। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी नेहा का कटा हुआ सर फिर से जोर जोर से हंसने लगा और बोल रहा था, अब हम सबको मार देंगे जो इस बंगले में आएगा। सबको मार देंगे, क्योंकि ये बंगला रश्मि और प्रिया लोगों का है और अब मैं भी इनके साथ ही हूँ। इतना बोलते ही नेहा का सर एकदम से आकर प्रीति के ऊपर गिरा और प्रीति के हलक से एक बहुत जोरदार चीख निकली। और तभी प्रीति की आंखें खुली तो उसने देखा वो तो अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। और तभी उसके चीखने की वजह से संतोष की आंखें खुल गईं और संतोष ने उठते ही प्रीति से कहा, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? क्या हो गया है? उसके बाद प्रीति ने रोते हुए संतोष से कहा, नेहा कहाँ है? फिर संतोष ने कहा, अरे ये तुम्हारे बगल में ही तो लेटी है। प्रीति ने जैसे ही नेहा को देखा तो उसने उसको अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। प्रीति नेहा को अपने सीने से चिपकाकर ऐसे रो रही थी जैसे वो नेहा से बड़े दिनों बाद मिली हो। उसके बाद संतोष ने प्रीति से कहा, क्या हो गया है प्रीति? फिर प्रीति ने जो सपना देखा था वो सब संतोष को बता दिया। उसके बाद संतोष ने प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रीति तुम ये सब बातों को सोचना बंद करो। ये सब बातें तुम अभी अपने दिमाग से निकाल दो और सो जाओ। ये रात तो आज बीत जाने दो, कल हम किसी भी हालत में दूसरा घर ढूंढ लेंगे, फिर वहाँ जाकर रहेंगे। फिर संतोष ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अभी बहुत रात हो रही है, तुम सो जाओ। उसके बाद प्रीति चादर ओढ़कर लेट गई, लेकिन वो भगवान से लाख लाख शुक्र मना रही थी कि वो बस एक सपना था जो उसने देखा था। पर उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि उसने वो सपना देखा था, लेकिन जो भी था, चलो कम से कम वो सपना तो था। इस बात का उसे थोड़ा सुकून था। और अभी प्रीति को लेटे हुए लगभग अभी 5 से 10 मिनट ही हुए होंगे कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आने लगी। इस बार आवाज़ थोड़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी और वो बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो किसी औरत की आवाज़ में बोल रही थी, जो भी तुमने सपने में देखा वो हकीकत में हो जाएगा अगर तुमने ये बंगला अपनी मर्ज़ी से छोड़ने की कोशिश करी और नेहा को हम लोगों से अलग करने की कोशिश करी। ये आवाज़ सुनते ही प्रीति फिर उठकर बैठ गई और उसने संतोष को कहा, संतोष तुमने कुछ सुना? फिर संतोष ने कहा, क्या सुना? कैसी बात कर रही हो? फिर प्रीति ने कहा, अभी जो आवाज़ आई थी। फिर संतोष ने कहा, मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर प्रीति ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस बार आवाज़ तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। लेकिन संतोष ने प्रीति को कहा, अरे ये कोई तुम्हारा वहम होगा, चलो यार सो जाओ ना, अब कल सुबह बात करेंगे। उसके बाद प्रीति फिर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि एक तो वो बुरा भयानक सपना और दूसरा वो जो उसको अभी सुनाई दिया था। ये सब बातें हैं उसके दिमाग में चल रही थी कि काश
हम यहाँ आए ही नहीं होते। जो सब प्रीति के साथ अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, वही सब बातें उसके दिमाग में चल तो रही थी। और यही सब सोचते सोचते जैसे तैसे उस रात तो उसकी आंख फिर से लगी और वो सो गई। और फ़ोन की घंटी बजने की वजह से जब प्रीति की आंख खुली तो उसने देखा कि अब उजाला हो गया था। और सामने घड़ी पर उसने समय देखा तो सुबह 8:30 बज रहे थे। और फ़ोन संतोष के स्कूल से प्रिंसिपल ने किया हुआ था। संतोष ने फ़ोन जैसे ही रिसीव करा तो दूसरी तरफ से प्रिंसिपल की आवाज़ आई। प्रिंसिपल ने कहा, संतोष सर, तुम आज भी स्कूल नहीं आ रहे हो क्या? फिर संतोष ने प्रिंसिपल को ये कहकर मना कर दिया कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो 4 या 5 दिन तक स्कूल नहीं आ सकता। फिर प्रिंसिपल ने संतोष को कहा, चलो कोई बात नहीं, आप आराम कर लो, दवाई वगैरह ले लेना, और जब ठीक लगे तब आ जाना, कोई बात नहीं। उसके बाद संतोष ने प्रीति और नेहा दोनों को उठाया और कहा, देख लो अब आज कितनी देर हो गई है। फिर प्रीति ने कहा, कल हम देर से घर लौटे और कल मेरी रात में कई बार आँख खुली, इस वजह से आज मेरी बहुत देर नींद खुली है, तो प्लीज़ मुझे आज माफ़ कर दो। फिर संतोष ने कहा, चलो अब उठ जाओ। फिर संतोष ने अपनी बात जारी रखते हुए प्रीति से कहा, तुम जब तक उठो और फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर दुकान से चाय बनाने के लिए दूध वगैरह लेके आता हूँ। उसके बाद आज हमें और कहीं और भी घर देखना है, और जब तक हमें दूसरा घर नहीं मिलता तब तक हम आज से ही अपना सामान वगैरह लेकर स्कूल के सरकारी रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए जल्दी उठ जाओ। इतना कहकर संतोष घर से बाहर रोड पर दुकान में चला गया दूध लेने के लिए। और जब संतोष वहाँ से वापस अपने घर की तरफ आ रहा था कि तभी उसने देखा एक साधु बाबा उनके गेट पर खड़े होकर लगातार उस बंगले के अंदर देख रहे थे। संतोष ने भी थोड़ी देर तक रुककर वहीं पर खड़े होकर उस बाबा को देखा तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कुछ अजीब ही हरकत कर रहे थे। उसके बाद संतोष बाबा के पास गया और उसने कहा, हाँ बाबा, क्या हुआ, क्या देख रहे हो अंदर? फिर बाबा ने संतोष की तरफ देखा और कहा, जो मैं देख रहा हूँ वो तुझे भी पता है, फिर भी तू मुझसे पूछ रहा है। बहुत खतरा है यहाँ, सबकी जान खतरे में है, बचाना होगा सबको। संतोष को उनकी बातें थोड़ी अजीब लग रही थी, इसलिए फिर संतोष ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो बाबा, किसको बचाना होगा और क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास अभी कुछ नहीं है, चलो हटो, आगे से अंदर जाने दो। लेकिन साधु बाबा ने फिर संतोष को कहा, जानकर भी इतना अनजान मत बनो, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। अगर तुम खुद को और अपनी बीवी को बचाना चाहते हो तो इस संकट से तुम्हें बाहर आना ही होगा, क्योंकि तुम सब एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। तुम इस बंगले में अपनी इच्छा से तो आ गए हो, लेकिन अपनी इच्छा से शायद जा नहीं पाओगे। संतोष पहले तो ऐसी किसी बातों पर विश्वास नहीं करता था और ऐसे किसी बाबा पर भरोसा भी नहीं करता था, पर यहाँ आने के बाद जो सब उसकी और उसकी बीवी और उसके बेटे के साथ हो रहा था, वो सब संतोष को बातों को मानने पर मजबूर कर रहे थे। उसके बाद संतोष ने तुरंत भागते हुए बाबा के पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दो, आपको कैसे पता कि हम बहुत बुरे संकट में फंसे हुए हैं, और बाबा अब कैसे बचेंगे हम इस बुरे दौर से? फिर उन साधु बाबा ने बस एक ही बात कही, सबकी ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, उस पर भरोसा रखो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, चलो अभी देखते हैं। उसके बाद संतोष बाबा को अपने साथ ही उस बंगले के अंदर ले गया। संतोष और बाबा जैसे बंगले के अंदर जा रहे थे, वैसे ही ऐसे लग रहा था जैसे बंगले के अंदर मानो किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी हो। ये सब आवाज़ सुनकर संतोष बहुत डर गया। उसके बाद संतोष घर के अंदर भागने लगा, आवाज़ लगाने लगा, प्रीति, नेहा, ठीक हो तुम? लेकिन तभी बाबा ने संतोष को पीछे से तुरंत पकड़ लिया और कहा, कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम्हारी बीवी और बच्चे बिल्कुल ठीक है। ये आवाज़ उनकी नहीं है, ये आवाज़ तो उनकी है जिनका ये बंगला है, जिनका ये घर है। फिर संतोष ने कहा,
मैं कुछ समझा नहीं। मतलब किसका घर है, किसका बंगला है? फिर बाबा ने कहा, चलो भी थोड़ी देर में बताता हूँ, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बाबा ने इतना कहा। उसके बाद बाबा और संतोष घर के अंदर बढ़ गए। बाबा के यहाँ पहुँचते ही चीखने और चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा होने लगी। इससे पहले ये आवाज़ संतोष को कहीं सुनाई नहीं देती थी। बस प्रीति संतोष को बताती रहती थी इन आवाज़ों के बारे में। लेकिन जब आज बाबा को लेकर संतोष घर के अंदर आया, तब से उसे भी ये सब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। संतोष और बाबा के वहाँ पहुँचने के थोड़ी देर बाद वहाँ प्रीति और नेहा भी आ गए। उनके वहाँ आते ही संतोष ने प्रीति को बताया, प्रीति, ये बाबा जी मुझे बाहर मिले थे और ये हमको इस घर में जो सारी समस्याएं हो रही हैं उनसे बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और बाबा को सब पता है यहाँ जो हो रहा है। ये सुनकर प्रीति रोने लगी और उसने तुरंत बाबा के पैर पकड़ लिए और फिर उसने कहा, बाबा आप बचा लो हमें और हमारी बच्ची को, क्योंकि जब से मैं इस बंगले में आई हूँ तब से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। यहाँ कोई जो 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 रहता है, कोई जो यहाँ पर कहते हैं कि ये बंगला हमारा है और यहाँ कोई नहीं रह सकता, यहाँ जो आता है वो ज़िंदा नहीं वापस जाता। तो बाबा वो सब कहते हैं कि नेहा अब उनकी दोस्त है, और अगर हम लोग उनको नेहा से अलग करेंगे तो वो हम सबको भी मार देंगे। फिर बाबा ने प्रीति और संतोष नेहा तीनों को देखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा। फिर बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये जो बंगला है ये उन्हीं लोगों का है। आज से 25 साल पहले संगीता और उसकी 2 बेटियां रश्मि और प्रिया यहाँ रहते थे। वो तीनों बहुत खुशी से रहते थे। रश्मि और प्रिया इस पूरे बंगले में ऊपर नीचे खेला करती थी क्योंकि उनका ही घर था। कुछ साल पहले उनके पिताजी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से संगीता ही अपने दोनों बच्चों को पढ़ाती और यहीं पर अपने बंगले में रहती थी। संगीता के पास कोई काम वगैरह नहीं था, इसलिए उसने नीचे पूरा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड फ्लोर उसका हिस्सा किराए पर दे दिया था। किराया भी अच्छा खासा मिल जाता था, जिससे संगीता का गुजारा बसारा हो जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जिसको संगीता ने अपना बंगला किराए पर दिया हुआ था वो किराया नहीं दे रहा था और उसने कुछ कानूनी कार्रवाई करके वो बंगला अपने नाम करवा लिया था। वो सब तीसरे फ्लोर पर ही रहते थे। संजय ने एक प्लान बनाया कि आज इनका काम तमाम कर देने के लिए संजय प्रसाद ने अपने हाथों में एक तेज धार वाला औजार लिया। उसने तीसरे फ्लोर के बेडरूम के दरवाजे पर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनकर संगीता ने अंदर से ही कहा, कौन? फिर बाहर से संजय ने कहा, 1 मिनट के लिए दरवाज़ा खोलना, कुछ काम है मेरे को। इन सब मंसूबों से बेखबर संगीता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वैसे ही संजय प्रसाद ने अपने हाथों में जो औजार लिया हुआ था उससे लगातार संगीता की गर्दन पर चलाना शुरू कर दिया, जिससे तुरंत संगीता की गर्दन कट गई। लेकिन गर्दन कटने से पहले ही, यानी मरने से पहले ही संगीता ने कहा था कि तू जिस लालच की वजह से मुझे मार रहा है वो तेरा मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये बंगला हमारा ही है और यहाँ कोई नहीं रह सकता। तू मुझे मार देगा लेकिन बाद में तू भी मारा जाएगा और मेरा श्राप है। यह आखिरी आवाज़ थी संगीता की, क्योंकि उसके बाल की गर्दन कट चुकी थी और पूरे बेडरूम में खून ही खून हो गया था। उसके बाद उसके चीखने की वजह से उसके दोनों बच्चे भी जाग चुके थे और उन्होंने देख लिया था कि उनकी मम्मी की हत्या संजय ने कर दी है। उसके बाद संजय ने रश्मि और प्रिया की भी उसी हथियार से उसी समय गर्दन धड़ से अलग कर दी। एक साथ 3 लोगों की हत्या करने के बाद उसने उन तीनों की आधी कटी लाश पास के ही जंगल में दफना दी। उसके बाद उनकी लाशों को तो जंगली जानवर खा गए और कानूनी रूप से संजय ने इस घर को अपना कर लिया। इसलिए पुलिस ने भी ज़्यादा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी
लेकिन ये भी है कि उस घटना के एक हफ्ते के बाद ही पहले संजय प्रसाद, फिर धीरे धीरे जो भी उसके परिवार के लोग यहाँ रहते थे, बीवी बच्चे, सबकी मौत हो गई। और उसके बाद ये बंगला बंद रहता था। लेकिन संजय प्रसाद के भाई मनोज प्रसाद ने इस बंगले को किराए पर देना शुरू कर दिया। लेकिन जिस भी व्यक्ति को उसने ये बंगला किराए पर दिया, उस व्यक्ति की 5 से 6 दिन के अंदर ही मौत हो गई। बाबा ये सारी बातें बता ही रहे थे कि लेकिन ये सब बताते बताते अचानक से उस बाबा की आवाज़ बदल गई और डरावनी, खतरनाक और भयानक आवाज़ में बाबा बोलने लगे, और अब तुम सबकी बारी है, तुम सब भी मारे जाओगे, अब तुम भी मरोगे। बाबा ने इतना बोला ही होगा। प्रीति और संतोष ने उस बाबा की चेहरे की तरफ देखा तो उन दोनों के होश उड़ गए। उन दोनों के रगों में चलता हुआ खून फिर जम गया और बस प्रीति के मुंह से एक चीख निकल कर रह गई, क्योंकि संतोष जिस बाबा को अपने साथ लेकर आया था, देखते ही देखते अब वो बाबा उसी कटे हुए सर वाली औरत में बदल गया। और फिर उसके बाद देखते ही देखते उस ड्राइंग रूम में डरावनी हंसी जो गूंज रही थी वो बंद हो गई। और फिर 2 मिनट बाद हंसते हंसते अब वो कटे हुए सर वाली औरत बोल रही थी कि बस आज तुम लोग मारे जाओगे, अब नहीं बचेगा कोई। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन अपनी मर्जी से ज़िंदा नहीं जा सकते, क्योंकि ये बंगला सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इस बंगले में अगर कोई और आया या रहने की कोशिश भी करेगा तो बस वो मारा जाएगा। इतना बोलने के बाद ही उसी कटे सर वाली औरत संतोष को हवा में उठाकर बोली, सबसे पहले इसकी बारी है। संतोष चीख रहा था, चिल्ला रहा था और रहम की भीख मांग रहा था, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हमें जाने दो। नेहा और प्रीति भी रो रहे थे, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था। संतोष को उसने हवा में उठाया और पूरे हॉल में उस कटेसर वाली औरत के हंसने की आवाज़ गूंज रही थी और वो कह रही थी, सबको मार देंगे हम, अब कोई नहीं बचेगा। उसके बाद हवा में उठाते हुए संतोष को उस सरकटी औरत ऊपर ही ऊपर तीसरे फ्लोर के ऊपर छत पर लेकर चली गई। प्रीति और नेहा भी सीढ़ी से भागते हुए तीसरे फ्लोर की छत पर गए। संतोष चीख रहा था, चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे। तभी उस सरकटी औरत ने संतोष को उस तीसरी मंजिल की छत से नीचे सड़क पर ऊपर से ही छोड़ दिया और उसके साथ संतोष की फिर वो एक आखिरी जोरदार चीख निकल गई। ये देखकर प्रीति और नेहा दोनों ही बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और उसके तुरंत वहाँ प्रीति नेहा को लेकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगी। नीचे सड़क पर जाने के लिए वो सीढ़ियों से लगातार नीचे उतर रही थी और उसने नेहा को गोद में उठाया था, लेकिन तभी किसी ने प्रीति को उसके पैरों को ही पकड़ लिया और ऊपर हवा में उठा लिया और तभी उसकी गोद से नेहा वहीं सीढ़ियों पर गिर गई। और उसके बाद वो सरकटी औरत प्रीति को भी बंगले के छत पर ले गई। फिर उसने प्रीति को भी उस बंगले से नीचे फेंक दिया और उसके बाद प्रीति की जोरदार तड़पने और चीखने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजने लगी। पर प्रीति शायद काफ़ी देर तक तड़पती रही और चिल्लाती रही, लेकिन उधर पीछे की तरफ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं था, इसलिए शायद किसी की नज़र नहीं पड़ी और प्रीति ने भी वहीं अपना दम तोड़ दिया। पर नेहा अभी भी वहीं पर थी और रो रही थी। पर कुछ देर बाद लोगों ने सड़क की तरफ पीछे तो डेड बॉडी पड़ी हुई देखी, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन करा। उसके बाद पुलिस ने वहां आकर जांच पड़ताल करी और लोगों ने भी बताया कि ये दोनों अभी इसी बंगले में नए आए थे। उसके बाद पुलिस ने मकान मालिक मनोज प्रसाद को बुलाकर फिर उन्होंने बंगले के अंदर देखा तो वहाँ अंदर एक छोटी बच्ची यानी नेहा की भी लाश सीढ़ियों पर पड़ी हुई थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि नेहा का तो सर कटा हुआ था, यानी उस सर कटी हुई औरत ने संतोष और प्रीति को उस बंगले से बाहर फेंक दिया और नेहा को अपने साथ ही रख लिया, क्योंकि नेहा उनकी फ्रेंड थी।
उसके बाद संतोष और प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इनकी मौत काफ़ी ऊपर से गिरने की वजह से हुई है और नेहा की मौत गला कटने की वजह से हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद लगभग 2 साल तक वो बंगला बंद था, पर अब फिर से उस बंगले के मालिक ने अखबार में उस बंगले का एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया। ये बंगला बहुत बड़ा और बहुत आलीशान है और देहरादून में सबसे कम किराए में है। क्या आप भी यहाँ रहना चाहोगे? आज बारिश सुबह से ही रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब रात के 11 बज चुके हैं, पर बारिश अभी तक सुबह जैसी ही हो रही है। मैं खिड़की के पास खड़े खड़े बाहर बारिश ही देख रहा था, तभी मेरी बीवी की आवाज़ आती है, राहुल, राहुल। फिर मैंने कहा, हाँ अभी आया। इतना बोलकर मैं कुछ ही कदम चला था, तभी मुझे याद आया कि मेरी बीवी तो 20 दिन पहले ही मर चुकी है। तो ये किसकी आवाज़ थी जो मुझे मेरा नाम लेकर बुला रही थी? मेरी बीवी के मरने के बाद से ही मैं घर में अकेला ही रहता हूँ, तो ये किसकी आवाज़ थी जो मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही थी? फिर मैंने अपने मन में ही सोचा, हो सकता है मुझे उसकी याद आने के कारण कोई वहम हो गया हो। और यही सोचकर मैं अपने बिस्तर पर वापस की ओर जाने लगा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेटे रहने पर मुझे थोड़ी ही देर में मेरी आँख भी लग गई। आँख लगे अभी 1 घंटा ही हुआ होगा, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फिर मैंने कहा, अरे कौन है इतनी रात को, सही से सोने भी नहीं देता। ये बोलकर मैंने अपना फ़ोन रखा और अपने कान से लगाया, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कोई सपना है या कोई हकीकत, क्योंकि फ़ोन से आवाज़ मेरी बीवी की आ रही थी और वो बोल रही थी, राहुल, मुझे आपकी याद आ रही है और मैं आपको लेने जल्दी आ रही हूँ। मैंने जैसे ही ये सुना तो जैसे मेरे अंदर का खून जन गया हो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, कोई मरा हुआ इंसान फ़ोन कैसे कर सकता है। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद दरवाजे की घंटी से मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप से कहा, अरे कौन है इतनी सुबह? ये बोलते हुए मैं दरवाजे को खोलने के लिए उठा और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा बाहर मोहन खड़ा था। मोहन मेरा दूध वाला है। मोहन को देखकर मैंने कहा, अरे मोहन, आज इतनी जल्दी सुबह? फिर मोहन ने कहा, क्या भैया जी, 8 बज चुके हैं, आज संडे है। आज संडे तो क्या मतलब, आप सोते रहोगे क्या भैया? फिर मैंने कहा, ना यार मोहन। ये बोलकर मैं चुप हो गया। पहले सोचा कि मोहन को कल रात के बारे में सब बता देता हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, कहीं इसे कल रात की बात बताई तो ये मुझे पागल ना समझे। इसलिए फिर मैंने मोहन से दूध लिया और घर के अंदर वापस गया। मैं पेशे से टीचर हूँ और आज संडे होने की वजह से पूरा दिन मैं घर पर ही रहता हूँ, तो मैंने सोचा आज क्यों ना घर की सफाई कर ली जाए। जब तक माया थी तब वही घर का सारा काम करती थी और जब से उसकी मौत हुई है घर की सफाई सही से नहीं हुई। फिर उसके बाद घर का सारा काम जब तक पूरा हुआ तब तक दोपहर के 1 बज चुके थे, पर मुझे काम करके बहुत थकान होने लगी थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। फिर उसके बाद कुछ देर आराम करने के चक्कर में मेरी आँख कब लगी मुझे पता ही नहीं चला। फिर पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आँख खुली तो मैंने फ़ोन में टाइम देखा तो पता चला मुझे सोते सोते रात हो गई थी। शायद आज ज़्यादा काम करने की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही थकान हो गई और शायद इसी वजह से मेरी आँख नहीं खुली। फिर उसके बाद
मैंने रात के 8 बजे से खाना बनाना शुरू करा और रात के 10 बजे तक मैं खाना खाकर अपने बेडरूम में आकर फ़ोन चला ही रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज़ सुनकर मैंने कहा, अरे कौन है इतनी आधी रात को? इतना बोलकर मैं दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उसके बाद लगातार बजती रही। इसलिए फिर मैंने कहा, अरे आ रहा हूँ भाई। इतना बोलकर मैं दरवाजे के पास आया ही था, तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो राहुल, मैं हूँ माया, तुम्हारी माया, दरवाज़ा खोलो राहुल। मैंने जैसे ये सुना तो जैसे मैं जम सा गया और मेरे अंदर डर की एक लहर सी चलने लगी। 4-5 मिनट तक एक ही जगह पर ही खड़ा था मैं। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आती है, खड़े खड़े दरवाज़ा को क्यों देख रहे हो राहुल? कब से कोई घंटी बजा रहा है, दरवाज़ा खोलो राहुल। मैं इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि माया की ही थी। आवाज़ सुनकर भी मैं पीछे नहीं मुड़ा, बस वहीं खड़े खड़े ये सोच रहा था कि वो कैसे हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसकी आवाज़ घर से बाहर सुनाई दे रही थी और घंटी की आवाज़ अभी भी बाहर से लगातार आ रही थी। यही सब मैं सोच रहा था, तभी एक बार फिर मेरे पीछे से माया की आवाज़ आई, अरे तुम खड़े खड़े अब दरवाजे को देखते ही रहोगे क्या? दरवाज़ा खोलो, कब से कोई घंटी बजा रहा है। ये सुनकर भी मेरे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर किसी तरह मैंने हिम्मत करते हुए पीछे मुड़ा, तो पर पीछे कोई नहीं था। पीछे मुड़ते ही मेरे होश पूरी तरह से उड़ गए थे, क्योंकि मैंने वहाँ पर किसी को भी नहीं पाया था और लेकिन आवाज़ मेरे पीछे से ही आ रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आगे ध्यान दिया। मुझे जब वहाँ कोई नहीं दिखा तो मैंने एक ठंडी सांस ली, पर तभी से दरवाजे की घंटी की आवाज़ फिर से आने लगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन उस समय अपनी दुगनी रफ्तार से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो दिल अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। पर किसी तरह मैं डरते डरते दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर मेरा दिल मुझे मना कर रहा था, जैसे मेरे पैर अपने आप ही चलकर दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद डरते डरते मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैंने दरवाजे के बाहर सच में माया को देखा और वो दरवाजे के बाहर खड़ी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं वहाँ खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी बीवी को मरे हुए पूरे 21 दिन हो चुके हैं। मैं यही सब सोच रहा था, तभी वो मेरी ओर बढ़ने लगी, पर उसे पास आते देख मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है और मैं अब क्या करूं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी, पर वो जैसे मेरे एक कदम सामने आकर खड़ी हुई, वैसे ही मेरे अंदर का डर इतना बढ़ गया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने मोहन खड़ा था और सुबह हो गई थी, यानी मैं डर के मारे घर के बाहर ही बेहोश हो गया था। पर तभी मोहन ने मुझे उठाते हुए कहा, भैया जी आप ठीक तो हैं? मैं तो डर ही गया था, कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो। फिर मोहन की बात सुनकर मैंने अपने आप को थोड़ा संभालते हुए कहा, हाँ मोहन मैं ठीक हूँ। फिर मोहन ने कहा, क्या हुआ था भैया जी जो आप बाहर ही बेहोश हो गए, कुछ याद है आपको? फिर मैंने सोचा कि मोहन को कल की बात बताना सही नहीं होगा, इसलिए फिर मैंने कहा, पता नहीं मोहन, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है,
मुझे लगता है शायद मुझे चक्कर आ गया होगा। फिर मोहन ने कहा, अच्छा भैया जी, तो चलिए आप आराम कर लीजिए, मैं आपको घर के अंदर तक छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद मोहन मुझे घर के अंदर छोड़कर चला जाता है। पर मैं यही सोच रहा था कि जो मैंने कल देखा वो सच था या फिर कोई सपना था। नहीं, सपना नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुझे सच में दिखी थी। मुझे याद है। पर ये कैसे हो सकता है? माया तो मर चुकी है, तो वो कैसे वापस आ सकती है? यही सब मैं सोच ही रहा था। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। तो मैंने फ़ोन की स्क्रीन देखा तो कोई नया नंबर था। फिर उसके बाद मैंने जब फ़ोन अपने कान से लगाया तो किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मेरे 2-3 बार हेलो करने के बाद किसी की आवाज़ नहीं आई। तो जैसे ही मैं फ़ोन रखने वाला था तभी फ़ोन की दूसरी ओर से किसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी बीवी माया की थी। और वो बोल रही थी, राहुल मुझे आपकी याद आ रही है, और अब मुझसे आपके बिना एक पल नहीं रहा जा रहा, इसलिए मैं आज ही आपको लेने आ रही हूँ। मैंने जैसे ये सुना तो जैसे मेरे अंदर का खून जम गया हो और मेरे हाथ पैर डर से कांपने लगे। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। यही सब सोच रहा था कि क्या आज मैं मर जाऊंगा, क्या ये आज मेरा आखिरी दिन है, वो मुझे आज मार देगी। क्या यही सब सोचते सोचते ना जाने कब रात हो गई। फिर उसके बाद अब रात के 10 बजे हैं और मैं अपने कमरे में ही बैठा हूँ। तभी मेरे कमरे के बाहर से एक आवाज़ आई, राहुल, राहुल देखो मैं आ गई आपको लेने। इतना बोलकर वो एक डरावनी हंसी हंसने लगी। पर अब वो मुझे लेने आ चुकी थी। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर विजय कहता है, अरे इस राहुल की डायरी में इसके आगे कुछ लिखा क्यों नहीं है? तभी कांस्टेबल पांडे कहते हैं, सर वो लिखता भी कैसे? उसके बाद राहुल मर जो चुका था। और सर, राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है, राहुल हार्ट अटैक से मरा था। और डॉक्टर का कहना है राहुल ने कुछ डरावनी चीज़ देखी थी जिससे राहुल को हार्ट अटैक आया था। और राहुल ने भी अपनी डायरी में यही लिखा है। इंस्पेक्टर विजय कहता है, ये कैसे हो सकता है पांडे? राहुल की बीवी तो मर चुकी थी, वो कैसे आ सकती है? पांडे कहता है, पर सच तो यही है। ये बोलकर पांडे विजय को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर वहां से चला जाता है। अब पुलिस को कुछ भी लगे पर सच नहीं बदला जा सकता। जब उस रात राहुल अपनी डायरी लिख रहा था तभी उसे माया की आवाज़ आती है। वो कह रही थी, राहुल, राहुल देखो मैं आ गई आपको लेने। फिर उसके बाद राहुल अपनी डायरी लिखते हुए कहता है, वो आ गई मुझे लेने। इतना बोलकर राहुल लिखना बंद करता है और डरते डरते पीछे देखता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखा है माया उसके पीछे ही खड़ी थी और वो उसको मुस्कुराकर देख रही थी। उसे वहाँ खड़े देखकर राहुल की आंखें फटी और फटी की फटी रह गईं। और फिर उसके बाद माया जैसे ही राहुल के पास धीरे धीरे बढ़ रही थी, राहुल ये देखकर बहुत डर रहा था और उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। फिर राहुल उसी डर को सह नहीं पाया और उसी समय राहुल को हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। माया ने कहा था वो राहुल को लेने आ रही है और वो सच में राहुल को लेकर चली गई।